नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शुभम सर में आपका स्वागत है। हम लोग मैथ में पढ़ रहे हैं अनुपात समानुपात की हम लोगों ने 2 क्लासें देख ली। आज हम लोग तीसरी क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद आए व्यय और बचत वाले क्वेश्चन और सिक्के पर आधारित क्वेश्चन जो अनुपात समानुपात के होते हैं उनको देख लिया है। उसके आगे के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपने पहली और दूसरी क्लास देख ली होगी। अगर नहीं देखी होगी तो पहले आप पहली और दूसरी देख लेंगे, उसके बाद ही तीसरी क्लास देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे बातों को। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ए और बी के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि बी ए को 5 रुपये दे देता है तो अनुपात बदलकर 3:4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि क्या है, ये बताना है आपको। देखो, एक कोई अमाउंट है जो ए और बी के बीच बांटी गई थी, और बांटी किस अनुपात में गई थी? 5:7 के अनुपात में बांटी गई थी। 2 लोग हैं, ए और बी। 5:7 है तो आप पहले को 5x मान लो, दूसरे को 7x मान लो, क्योंकि अनुपात हटाना तो x लगाना पड़ेगा। लिख लो पहले ए के लिए 5x और बी के लिए लिख दो 7x। हुआ क्या है देखो, ए और बी के बीच कोई धनराशि जो 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। बी ए को 5 रुपये दे देता है। बी अपने पास से 5 रुपये देगा किसको? ए को। अगर बी अपने पास से 5 रुपये देगा तो बी के पास कितना रुपये? 7x। अगर 5 रुपये देगा तो इसके पास से 5 रुपये कम हो जाएंगे, और ए के पास आए हैं तो ए के पास 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा। भाई देखो, यही तो लिखा है कि बी ए को 5 रुपये दे देता है, तो इसका मतलब बी अपने पास से 5 रुपये देगा तो इसके पास से 5 रुपये कम हो जाएंगे और इसके पास 5 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। दे देता है तो ये अनुपात बदलकर कितना हो जाता है? फिर ये अनुपात हो जाता है 3:4। 3:4 कर दो। अब 3:4 कर दिए, यहाँ से की वैल्यू निकाल देते हो। हमसे पूछा क्या गया? तो विभाजित की गई धनराशि क्या है? ए का हिस्सा देखो 5x और बी का हिस्सा कितना? 7x। दोनों के अमाउंट निकाल के जोड़ देंगे, क्योंकि हमको बताना क्या है? लास्ट में जाके बताना है टोटल धनराशि बांटी गई जो गई। तो इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखो, 4 का गुणा करवा दो, इधर कितना हो जाएगा? 20x, और प्लस में कितना हो जाएगा? 5 को 20। 3 का गुणा इधर करवा देंगे, क्रॉस गुणा कर रहे हैं, इतना तो पता ही होगा आपको। 7 3 कितना हो जाएगा? 21x, और माइनस कितना? 5 3 15। 21x से 20x घटाओगे तो बचेगा x, और ये 20 और 15 इधर आएगा, जुड़ जाएगा 15, तो कितना हो जाएगा? 35। तो तुम्हारे सामने x की वैल्यू कितनी आ गई है? 35 आ गई है। 5:7 के अनुपात में पैसा था ए और बी के पास। ए के पास 5x है और बी के पास 7x है। बी ने अपने पास से 5 रुपये ए को दिया है, तो बी के पास 5 रुपये कम हो जाएगा और ए के पास 5 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, तो अनुपात बदल के 3:4 हो जाएगा। तो हमने बराबर में 3:4 लिख दिया है। 4 का क्रॉस गुणा किया तो हो जाएगा 4 पंचे 20x, और प्लस का निशान, और 4 पंचे 20 बराबर करके लिखेंगे। देखो, 7 3 21x, और 5 नहीं कितना? 15 माइनस का। ये वाला 21x से जब 20x घटेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 इसमें जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 35। x की वैल्यू यदि 35 आ गई तो हमको क्या बताना था? कुल अमाउंट बतानी है, बांटी गई कुल धनराशि। तो a का हिस्सा 5x, और ये हो गया कितना? 7x और 5x, दोनों को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 12x। टोटल अमाउंट कितनी? 12x। तो x की वैल्यू लिख दो। x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे सामने? x की वैल्यू 35 है, तो 35 गुणे 12 कर दो। 12 पंचे 60, और 12 तई 36, और 36 से 42। तो टोटल धनराशि जो बांटी गई थी वो कितने रुपए थी? टोटल बांटी गई धनराशि 420 रुपये थी, और आपसे यही पूछा गया था कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो इसका सही उत्तर कितना आ जाएगा? 420। एक तरीका तो इसको करने का ये है कि आप x मान कैसे करें। अगर x नहीं मानना चाहते हैं तो अनुपात बराबर करके भी इस प्रश्न का आंसर बताया जा सकता है। अगर आप देखें तो हम उसको भी बता देते हैं पहले एक बार, फिर आपको जो सही लगे आप उससे लगाइएगा। आंसर कितना आएगा? 420। एक तरीके से बता दिया है। दूसरा तरीका इसका करने का क्या है, इसको भी ज़रा समझ लेते हैं। देखो, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है? 5:7 है। और फिर बी ने जब ए को 5 रुपये दे दिया है तो ये बदल कर अनुपात कितना हो गया है? 3:4 हो गया है। इस जगह पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आप एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लो कि हमारे पास 100 रुपये हैं,
और हम दो लोगों में ये पैसा बांटना चाह रहे हैं। अगर मान लो हमारे पास 100 रुपये होते और हम इनको दो लोगों में बांट रहे होते, अगर हम इसको दे दें 75 रुपये और इसको दे दें 25 रुपये, तो दोनों को जोड़ोगे तो 100 रुपये होगा कि नहीं होगा। अब अगर मान लो कि हम 5 रुपये इससे निकाल के पहले वाले आदमी से दूसरे वाले को दे दे, तो इसके पास 30 हो जाएगा, इसके पास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तभी दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। या इसका उल्टा कर दें कि 5 इसको दे दे तो इसके पास 80 हो जाएगा, इसके पास 20 रह जाएगा, फिर दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पैसा बदल गया है। पहले व्यक्ति के पास 75 था, दूसरे वाले के पास 25 था। दूसरी कंडीशन में पहले वाले के साथ 70 था, दूसरे वाले के पास 30 था। तीसरी कंडीशन में पहले वाले के पास 80 रुपये था, दूसरे वाले के साथ 20 रुपये था। लेकिन तीनों कंडीशन में जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, 100 की 100 ही रुकी है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि दो लोगों के बीच में पैसा जो बटा है ये 5:7 के अनुपात में था। बी ने क्या किया, बी ने अपने पास से 5 रुपये ए को दे दिया, दोनों को जोड़ा तो दोबारा अनुपात 3:4 हो गया। तो क्या ये बताइए, क्या इनका योग बदल जाना चाहिए। 7 5 कितना होता है, 12 ऊपर लिख लो, और 4 3 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। जब पैसा वही है, केवल बी ने 5 रुपये ए को दे दिया, तो उसका योग नहीं बदलना चाहिए। वो हम लोगों ने यहाँ देख लिया क्यों नहीं बदलना चाहिए। तो अगर 5 रुपये बी ने ए को दे दिए हैं तो इससे अनुपात बदल जाएगा, लेकिन अनुपातों का योग नहीं बदलना चाहिए। और यहाँ पे जो योग बदल गया है यही गलत हुआ है, तो योग को सेम कर देते हैं। 5:7 के अनुपात में पहले अमाउंट थी, उसके बाद जब बी ए को 5 रुपये दे देता, यानी बी के पास से जब 5 रुपये ए के पास आ गया तो अनुपात 3:4 बन गया, इसका योग 7 बन रहा है। पैसा इधर उधर जाने के बाद भी योग नहीं बदलना चाहिए, बस ये शर्त है इसकी। अभी क्या करेंगे, 12 और 7 का एलसीएम लेके बराबर कर लें। हमको लग रहा है कि 7 से ऊपर गुणा कर दें और 12 से कर दें नीचे, तो 12 7 84 और 12 7 84 बराबर हो जाएगा। अब 7 का गुणा अगर अंदर कर दें तो देखो कितना हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा 35, और फिर हो जाएगा 7 7 49, और यहाँ कितना हो जाएगा, 12 3 36 और 12 चौको 48, यही हो जाएगा। अब आपको क्या बताना था, देखो विभाजित की गई धनराशि कितनी। 5 रुपये किधर दिए थे, 5 रुपये बी ने दिए थे, किसको, ए ने। आपको बताना यहाँ पे क्या था कि विभाजित की गई टोटल धनराशि कितनी है, ये आपको बताना था। अब जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस बना है वो देखो कितने का है, 1 का डिफरेंस बना है। यहाँ पे 1 का जो डिफरेंस है कितने के बराबर है, 1 का डिफरेंस है 5 के बराबर, क्योंकि 5 रुपये बी ने ए को दिया था। और आपको बताना विभाजित की गई टोटल धनराशि, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी, 49 यूनिट बी की है और ए की है 35 यूनिट। दोनों को जोड़ोगे 40 50 60 70 80 4 84, तो 84 यूनिट की वैल्यू कितनी बनेगी ये बता देना है। तो 5/1 गुणे में 84, और गुणा कर दोगे तो 5 चौको 20, कैरी 2, 5 8 40 और 40 2 42, यानी टोटल अमाउंट अगर आपके सामने देखें तो निकल कर कितनी आ गई है, टोटल अमाउंट यहाँ पर भी 420 आ जाएगी। सही है। दूसरा क्वेश्चन है लगभग उसी तरह है, देखिएगा लिखा हुआ है आर के पास क्यू के पास से 2 गुना रुपए है, पर क्यू के पास से आर 42 रुपये पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है, तो क्यू के पास प्रारंभ में कितने रुपए थे। ये क्वेश्चन उसी तरह का जैसा भी आप लोगों ने लगाया था, जिसमें ए भी 5 रुपये इधर उधर गया था। इस वाले में देखो अनुपात आपको बताया गया है क्या, 2 लोग हैं। पहले तो देखो आर है और क्यू है, आर और क्यू में बताया गया आर के पास क्यू के पास से 2 गुना रुपए हैं, तो इसका मतलब इसके पास अगर 1 होगा तो इसके पास 2 होगा, क्योंकि आर के पास क्यू से 2 गुना रुपए है, तो इनके बीच के जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा, 2:1 बन जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि देखो क्यू के पास से 4200 रुपये, क्यू के पास से आर 4200 रुपये पाने के बाद इसका मतलब है कि अगर क्यू अपने पास से 4200 रुपये दे दे आर को, अब 4200 रुपये चाहे इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो, हमने बताया था कि इनका योग नहीं बदलना चाहिए। और आगे कंडीशन क्या है, पाने के बाद क्या हुआ है कि आर के जो पास पैसा है, आर के पास क्यू के पास के पैसे का 1/4 है, यही तो है।
आर के पास जो अमाउंट है वो क्यू के पास की अमाउंट के 1/4 है, तो ये हो जाएगा 4r बराबर में क्यू। तो आर अनुपात अगर क्यू की वैल्यू जानना होगा तो क्या पता चलेगी आपको, 4:1। तो दोबारा ये अनुपात बदल कर कितना बन रहा है, दोबारा बन रहा है ये अनुपात बदल के 4:1। भाई अनुपात सीधा सीधा भी तो बताया हुआ था इससे पहले वाले में, अब की बार सीधा सीधा नहीं बताया गया है। फिर से समझ लो, देखो आर के पास क्यू के पास से 2 गुना रुपए है, तो आर के पास क्यू से 2 गुना रुपए है। क्यू के पास से आर 42 रुपए पाने के बाद इसका मतलब आर 42 रुपए ले लेता है किससे, क्यू के पास, इसका मतलब इससे 42 रुपए घटा है और इसके पास आ गया है। उसके बाद क्या हुआ, अनुपात में क्या बदलाव हुआ, अनुपात में यह बदलाव हुआ कि जो आर के पास है वो क्यू के पास का 1/4 हिस्सा हो जाएगा। तो 1/4 हिस्सा करोगे तो 4r बराबर 1 क्यू हो जाएगा। तो r अनुपात क्यू बराबर हो जाएगा 4:1। इसका मतलब r और q का अनुपात बदल के दोबारा कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। हमने बताया था अनुपात का योग नहीं बदलना चाहिए। ऊपर देखो 3 हो रहा, नीचे देखो 5 हो रहा है, अनुपात बदल गया। इसको सेम करने के लिए इस वाले 5 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, इस वाले 3 से नीचे गुणा कराना पड़ेगा, तभी तो 5 से 15 और 5 से 15 होगा। फिर ये 5 गुणा कर देगा तो कितना, 5 दूना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। फिर देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक हो जाएगा कितना 12 और यहाँ 3 एकम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का देखो डिफरेंस सेम दिखेगा तुमको, कितना 2 और 2। ये 2 कितने के बराबर है, अब जो ये 2 यूनिट है ये कितने के बराबर है, 4200 के बराबर है, क्योंकि 4200 रुपये इधर से उधर गया है। बताना क्या है आपको, बताना है क्यू के पास प्रारंभ में कितना रुपए था। तो क्यू के पास प्रारंभ में जो अनुपात है, क्यू का प्रारंभ का अनुपात क्या है, 5 है। अगर क्यू के पास वर्तमान में कितना पूछा होता तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालते। क्यू के पास प्रारंभ में कितना रुपए, इसको जानने के लिए 5 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगी। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपये, सॉरी 2 यूनिट की वैल्यू 4200 रुपये है तो 4200/2 गुणे में क्या कर देंगे 5, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 00, दोनों को गुणा करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणे में 5, 00 पहले ये 5 और 5 दूनी 10। क्या ये सही है? अगर गलत हुआ है तो एक बार हम देख लेते हैं क्या इसका सही उत्तर आ रहा है, इतना ही आएगा कि नहीं आएगा। जो 2 बराबर बताया गया था कितने के बराबर है, अच्छा कहीं गलत हुआ है क्या, ज़रा देखो एक बार। 2 और इसका योग 3 हो जाएगा और 4 1 हो जाएगा 5। अच्छा ठीक है, ये वाला 3 नीचे कर दिया, वाला 5 ऊपर कर दिया, तो 5 दूना 10 हो गया है और 5 एकम 5 हो गया। ये वाला 3 चौक 12 हो गया है और ये 3 एकम 3 हो गया है। कहीं गलत है, थोड़ा सा देख के बताएंगे कहाँ पर गलत है, गलत कहाँ पर है। ₹4200 पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है और इससे पहले आर के पास क्यू के पास का 2 गुना भाग है। आर के पास क्यू के भाग का 2 गुना भाग है तो इसके पास 2 गुना हो गया है। पर क्यू के पास से 4200 रुपये पाने के बाद आर के पास क्यू का 1/4 भाग है। आर के पास क्यू के भाग का 1/4 भाग है, तो 4 का गुणा इधर कर देंगे तो 4r बराबर में हो जाएगा 1 क्यू। तो आर वैल्यू, अच्छा हाँ ठीक है, ये उल्टा लिखा है, ये 1:4 लिखा जाएगा। 1:4 यदि वो लिखा जाएगा तो ये अनुपात बदल जाएगा, अनुपात बदलेगा तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये 1:4 बनेगा। उल्टा लिख गया था, इसको एक बार ज़रा सही करो। तो यहाँ योग बनेगा 5, 5 ऊपर 3 नीचे, तो अनुपात बदल के कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और इधर कितना 5 एकम 5 और ये वाला कितना 3 और 3 चौक 12। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 7 का बनेगा। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4200 के बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जो डिफरेंस आया था तो वो गलत हो गया था। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4200 और क्यू क्या है बतानी है, तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है। तो 4200 और बटे में कितना 7 और गुणे में कितना 5, 7 छंग 42 और 6 पंचे 30। अब जाके ये क्वेश्चन सही हुआ, 3000 रुपये होगा क्या। इस प्रश्न का आंसर सामने लिख देते हैं, देखो हम इस प्रश्न का सही उत्तर कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। गलत कहाँ हुआ था एक बार हम दोहरा रहे हैं, सुन लो ध्यान से। आर के पास क्यू से 2 गुना रुपए, आर की वैल्यू क्यू से 2 गुना हो गई है। क्यू के पास से आर 4200 रुपये पाने के बाद, इसको भूल जाओ भी, आर के पास क्यू का 1/4 है, तो आर के पास क्यू का 1/4 है, तो 4 का गुणा कराओगे तो 4r, यहाँ हो जाएगा 1 क्यू। और आर अनुपात क्यू की वैल्यू ढूंढोगे
तो आर की वैल्यू तुम्हारे सामने 1 है और क्यू की वैल्यू 4 है, जो हमने इसी को गलत कर दिया था, 4:1 लिख दिया था गलती से, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 1:4 हो जाएगा। तो 1:4 करेंगे तो योग 5 बनेगा। अनुपात बराबर करना पड़ेगा क्योंकि अभी इससे पहले वाले प्रश्न में बताया था ऐसा क्यों करते हैं। तो 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 का नीचे करेंगे, तो 10:5 और 3:2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 है, और 7 कितने के बराबर? वही जो 4200 रुपये क्यू के पास से आर के पास गया था। इससे पहले बी के पास से ए के पास 5 रुपये गया था। तो 7 यूनिट की वैल्यू 4200 के बराबर, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3000 के बराबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने कितना निकल कर आ जाएगा? 3000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपके सामने लिखा तीसरा नंबर लिखा हुआ है 56,250 रुपये को ए, बी और सी में बांटना है ताकि ए को बी और लिखना चाहिए था ना, बी और सी की कुल राशि। इस जगह पे सही कर लो, बी और सी लिखो। बी और सी की कुल राशि का आधा मिले तथा बी को ए एवं सी की मिली हुई राशि का चौथाई भाग मिले तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितने रुपए अधिक है। इस प्रश्न को कैसे लगाओगे? देखो, अमाउंट जो बांटनी है आपको वो तो बांटनी है 56,250 रुपये। इस अमाउंट को तो अभी आप बाहर ही रखे रहो। ए, बी, सी 3 लोगों में बांटनी है। शर्त क्या है कि जो ए को अमाउंट मिलेगी वो बी और सी की कुल राशि का आधा होनी चाहिए। यानी जो ए की अमाउंट होनी चाहिए वो बी प्लस सी को मिला के मिलने वाली अमाउंट का आधा होना चाहिए। इसका मतलब अगर अनुपात बनाए, इसको 2 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा तो इसको 2.5 मिलेगा, इसको यदि 10 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा। यही तो मतलब है इसका। ए को बी और सी की कुल राशि, अगर बी और सी की कुल राशि 2 होगी तो इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा तो इसको 2 मिलेगा, इसको 5 मिलेगा तो इसको 2.5 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा तो इसको 5 मिलेगा। आधे का मतलब तो यही, तो आप इसको सीधा क्या लिख लो? 1:2 लिख लो, क्योंकि जो ए की अमाउंट है बी और सी की कुल राशि का आधा है। तो देखो 2 का आधा ए के पास आ गया है। एक शर्त ये है। उसके बाद दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त ये है कि जो बी को अमाउंट मिलेगी ना, बी वाली जो अमाउंट होगी वो ए एवं सी इन दोनों को मिलने वाली अमाउंट की चौथाई होगी। चौथाई का मतलब 1/4 होगी। तो अगर इस वाले को 4 मिलेगा तो इसको 1 मिलेगा, क्योंकि 4 का 1/4 निकालोगे तो 4 का 1/4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्योंकि यही तो लिखा है कि जो बी को अमाउंट मिलने वाली है वो ए एवं सी को मिलने वाली कुल राशि, ए एवं सी को मिलने वाली कुल राशि का 1/4 है। तो अगर देखो ए और सी को टोटल 4 रुपये मिलेगा, इसका 1/4 निकालोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। अगर यहाँ 8 लिखोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। तो अभी देखो ये दोनों अनुपात हो गए हैं। अब लास्ट में क्या बताना है? बताना है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। अब कैसे जाने ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है? आप अगर ध्यान से देखो, इसमें बी प्लस सी जुड़ा हुआ है 2 में, और ये ए अकेले हैं। इस वाले में ए और सी जुड़ा है, इसमें बी अकेले हैं। अगर हम इन दोनों अनुपातों को आपस में जोड़े तो 3 बनेगा, इन दोनों अनुपातों को आपस में जोड़े तो 5 बनेगा। अब अगर इस वाले 5 को देखो, इस वाले 3 का मतलब देखो, तो इस वाले में ए है, बी है, सी है, इस वाले में ए है, बी है और सी है। तो ए बी सी का योग ये भी है, ए बी सी का योग ये भी है, और ये जो योग अलग अलग हुआ यही वाला योग फिर से सेम करना है। फिर से सेम कैसे होगा? क्योंकि जब ए बी सी का मान ही यही है तो ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, इसको सेम करना रहेगा। सेम कैसे करोगे? इस वाले 5 से ऊपर गुणा करवा लो, इस वाले 3 से नीचे करवा लो। तो देखो 5 से 15 और 5 से 15 टोटल जो अमाउंट होगी उसकी यूनिट कितना बन जाएगी? 15 बन जाएगी। ये 5 इधर गुणा करेगा तो इस अनुपात 1 को 5 कर देगा, और इस वाले 2 को क्या कर देगा? 10 कर देगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5:10 के अनुपात में हो जाएगा। इस वाले 3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना? 3 चौक 12। तो ये अनुपात क्या बन गया? बदल के देखो, 3:12 बन गया, और ये वाला 5:10 बन गया है। और इधर देखो 5 से 15, 5 से 15 हो गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बराबर हो गई, तो क्वेश्चन सही हो गया। टोटल अमाउंट अब की बार तुमको बताई गई। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चनों में अमाउंट इधर से उधर चली जाती थी तो डिफरेंस के बराबर हुआ करती थी। अब की बार टोटल अमाउंट है कितनी? 56,250। तो टोटल अमाउंट कितनी? 5 से 15 यूनिट। तो आप लिख ले पहले टोटल अमाउंट कितनी?
56,250 रुपये और टोटल अमाउंट कितनी 15, यानी 3 गुणे 5 लिख लो, क्योंकि 3 गुणे 5 लिखो चाहे गुणे में 15 लिखो, बटे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पूछा गया है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो ए का हिस्सा 5 है और बी का हिस्सा 3 है, तो दोनों के बीच कितने का अंतर, 2 यूनिट का अंतर है। तो 15 यूनिट की वैल्यू है 56,250, आपको बतानी है 2 यूनिट की वैल्यू। जब आप 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ए माइनस सी की वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि दोनों का अंतर पूछा ही गया है कि ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से कितना अधिक है ना। तो इसको एक बार काट लेते हैं, थोड़ा नीचे लिखते हो तो सही हो जाएगा ना, थोड़ा काटने में जगह रहेगी। 56,250 और बटे में कितना 3 गुणे में 5 और गुणे में 2, 5 से इसको काट दो एक बार पहले, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और उसके बाद 5 दूना 10 और उसके बाद 5 पच्चे 25, गलत तो नहीं हुआ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 5 पच्चे 25 और 0, 3 से इसको काट लो, देखो 3 तरीका कितना 9, 10 11, 3 सतह कितना 21 और 3 पच्चे 15, 0, गुणा करवा दो, इधर हो जाएगा 0 और 5 दूना हो जाएगा 10, कैरी आ जाएगा 1, 7 दूनी 14, 15 के 5, कैरी आ जाएगा 1 और 3 दूनी 6, 7, यानी ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से से कितना रुपए अधिक है, तो 7500 रुपये अधिक है। समझ गए इस क्वेश्चन को? एक बार दोबारा अगर समझ में नहीं आया है तो तेजी से, पहले लिखा हुआ था जो ए का हिस्सा है वो बी और सी के कुल का आधा है, तो 1:2 बना था। उसके बाद जो बी का हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का 1/4 है, तो यहाँ 4 है तो यहाँ 1 है। इन दोनों का योग जोड़ा, 2 और 1 का योग हो गया 3 और 4 और 1 का योग हो गया 5, और ये योग बराबर इसलिए होना है क्योंकि ए बी सी का योग ये भी है, ए बी प्लस सी का योग ये भी है, तो ये 5 और 3 अलग अलग नहीं हो सकता, सेम करना पड़ेगा। और सेम करने के लिए इस वाले 5 से ऊपर गुणा, इस वाले 3 से नीचे गुणा करोगे तो ये अनुपात बदल के 5:10 बन जाएगा, ये वाला 3:12 बन जाएगा, और टोटल अमाउंट 5 से 15 यूनिट के बराबर, 5 से 15 यूनिट के बराबर। टोटल अमाउंट आपको पता थी 56,250 जो कि 15 यूनिट के बराबर थी, तो बटे में 15 रख लिया है। अगर ए की वैल्यू पूछी गई होती तो 5 से गुणा करवाते, बी की वैल्यू पूछी गई होती तो 3 से गुणा करवाते, बी और सी का योग पूछा गया होता तो 10 से करवाते, ए और सी का योग पूछा गया होता तो 12 से करवाते, लेकिन हमसे ए और सी के बीच का अंतर पूछा गया था, तो इन दोनों के बीच का अंतर 2 यूनिट की, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, 2 से गुणा कर दिया, 3 और 5 से काट दिया, तो इधर आ गया 3,750 को 2 से गुणा किया तो 7500 आ गए। इसका मतलब ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से कितना रुपये अधिक है, तो 7500 रुपये अधिक है। अगला उसी तरह के एक क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है आपके सामने, जिस तरह से अभी हम लोगों ने देखा था 3 नंबर क्वेश्चन ना, लिखा हुआ 43,120 रुपये को पी क्यू और आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है और क्यू का हिस्सा पी और आर के कुल हिस्से का 2/5 है, तो आर का हिस्सा कितना है। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। पहले लिखा है आपके सामने, ये जो लिखा है 43,120 ये टोटल अमाउंट है, इसको अभी आप रहने दो। कंडीशन क्या लिखी है देखो, जो पी क्यू आर के बीच में इस प्रकार बांटना है कि पी का जो हिस्सा है पी का हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का कितना होना चाहिए, 4/7 होना चाहिए, तो 4/7 लिख लो। दूसरी कंडीशन क्या है, लिखा हुआ है कि क्यू का जो हिस्सा है वो होना चाहिए पी और आर के कुल हिस्से का 2/5, ये 2/5 और 4/7 लिखा था। अब ये ऐसे लिखा है, इसको जैसे तुम इसके बटे में करोगे p बटे में q प्लस आर, तो इसको क्या हम ऐसे ना लिख दें, p बटे का मतलब अनुपात होता है, तो p अनुपात q प्लस आर बराबर में लिख देते हैं 4:7 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से इस वाले को क्या लिख सकते हैं, q अनुपात p प्लस आर बराबर 2:5 लिख सकते हो। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब आप p प्लस आर को इसके बटे में लाओगे तो 2/5 आएगा, बटे का मतलब अनुपात होता, तो हमने q अनुपात p प्लस आर बराबर 2:5 लिख दिया है। सेम चीज़ है, देखो इसी तरह भी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी था और ये वाला भी क्वेश्चन उसी तरीके से है, इसका भी अनुपात का योग बराबर करना पड़ेगा। आप देखेंगे 7 4 होता है 11 और 5 2 होता है 7, एक बार योग देखो इसका 7 है और एक बार 11 है, तो इस वाले 7 से ऊपर गुणा करना पड़ेगा, इस वाले 11 से नीचे करना पड़ेगा, तो 7 चौक कितना हो जाएगा, देखो 7 चौक हो जाएगा 28 अनुपात और 11 सतह कितना 77।
नहीं, 7 7 49 होगा ना, 11 7 77 नहीं होगा, क्योंकि 7 से गुणा करवाना, तो 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये 11 दूना हो जाएगा 22 और ये वाला हो जाएगा 11 पचे कितना 55। 55 ही होगा कि नहीं होगा, 11 पचे 55, 11 दूना 22 और 7 7 49, 7 चौक 28। तो इसका मतलब है P अनुपात Q प्लस R की वैल्यू 28 अनुपात 49 और Q अनुपात P प्लस R की वैल्यू 22 अनुपात 55 हो गई है। और आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है, तो P और R के कुल हिस्से का 2/5 है, तो R का हिस्सा बताओ। पूछा क्या गया है, R का हिस्सा कितने रुपए है, तो आप R की वैल्यू बतानी टोटल कितने रुपए है। इसको कैसे बताओगे, देखो आपके सामने टोटल अमाउंट पता है, टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट है आपके सामने 43,120 रुपये। और टोटल अमाउंट यहाँ से कैसे देखोगे, 11 7 77 और 11 7 77, तो टोटल अमाउंट कितनी है, 7 गुणे 11 लिख लो ऐसे। और आपको बताना है आर का हिस्सा, आर का अनुपात देखो, ये वाले तो पी की वैल्यू है, तो पी की वैल्यू कितना 28 है और क्यू की वैल्यू 22 है। तुमको पी की अलग पता है, आर की पता, सॉरी पी की पता और क्यू की पता है। आर की पता ही नहीं, लेकिन आर और क्यू की पता है, पी और आर की पता है। तो इस वाले 49 में क्यू और आर है और इस वाले 55 में पी और आर है। तो इस वाले 55 को ध्यान से देखो, इस वाले 55 में कौन कौन है, पी और आर है। इसमें से अगर पी हटा दिया जाए तो आर बच जाएगा और पी की वैल्यू कितना है 28 है, तो आप इससे 28 घटा दोगे तब भी जो आपके सामने बचेगा वो आर की वैल्यू बच जाएगी। यह आप ध्यान से देखो, इस वाले में आर और क्यू है, तो आर और क्यू में से अगर ये क्यू की वैल्यू घटा दे तो आर बच जाएगा, तो ये वाला चाहे 22 घटा दूँ, क्योंकि क्यू की वैल्यू 22 है ना, तब भी आपके सामने बच जाएगा। इन दोनों को घटाओगे तो जानते हो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 7, और इधर 4 में से 2 जाएगा तो 27 दोनों में बचेगा। इसका मतलब जो 27 आ रहा है ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, और हमको आर की वैल्यू ही चाहिए थी, तो यहाँ गुणा कर दो कितने से 27 यूनिट से। आर का हिस्सा निकल जाएगा, 11 से काट देंगे, 11 चौको पहले कितना हो जाएगा, 11 से पहले 33 ले चलते हैं, तो 11 से 33 कितना बचेगा 7 8 9 10, फिर 11 में 99 कर लेते हैं, 99 और कितना बचेगा 11 दूना 22 और 0, फिर 7 से इसको काट देंगे, देखो 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, इधर लिख रहे हैं देखो 7 से काटोगे तो 7 पचे 35 और 7 छंग 42, 560 गुणे 27, 560 गुणे 27 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, इनको गुणा करके देख लेते, 560 गुणे 27 करना है, 56 गुणे 27 कर देते, 7 छंग 42 की 2 कैरी बचेगा 4 और 6 दूनी 12 और 7 पचे 35, 5 4 9 2 11 कैरी आ जाएगा 1, तो 1 1 2 और 3 2 5, 5 इधर बचा लो तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 15, आ जाएगा 15,120, कितना आ जाएगा 15,120। तो आर का हिस्सा आपके सामने निकल के आ गया है कितना 15,120। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एग्जाम में पूछा जाता है। हमने पहले 2 वीडियो में बहुत आसान क्वेश्चन बता दिए थे, तो हमने आज आपको वो क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा 15,120। अगला क्वेश्चन है देखिए आपके सामने, और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है, वे अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं और उनके बचत का अनुपात 14:11 है, तो उनके वेतन क्या है। दोनों लोग के वेतन बताने हैं, 2 लोग हैं ए और बी। अब एक चीज़ आप ध्यान से समझेंगे, दोनों लोग अपने वेतन का 75% खर्च कर दिए हैं। ये भी हो सकता था कि ए 75% खर्च करे और बी 80% खर्च कर दे, या ए 75 खर्च करे और बी 25 ही खर्च करे, अलग अलग भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए और बी के वेतन का जो योग है वो 25,000 रुपये है, और अपने वेतन का 75% खर्च कर देते हैं, और उनकी बचत का जो अनुपात है ना वो 14:11 है। जो बचत का अनुपात है वो 14:11 है। और अगर आप ए और बी की आय का अनुपात बनाए, आय का अनुपात बनेगा कैसे, आय तो 100% होती है, 75% अगर ए ने खर्च किया तो इसका मतलब उसने 25% बचाया है, और 25% बचाने की वजह से उसका कितना यूनिट पैसा बच रहा है 14 यूनिट बच रहा है। तो आप क्या लिख देंगे
14/25 और 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए की आय का निकल आएगा हिस्सा। बी वाले का क्या है कि बी ने भी 75% खर्च किया, तो इसका भी कितना परसेंट बचा, इसका भी 25% बचा, तो इसके बटे में 25 करके 100 से गुणा कर लेंगे। और यहाँ तक दिख रहा है, तो इसको भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए जो 14 है ये 25 यूनिट की वैल्यू है और 100 से गुणा करेंगे तो टोटल इनकम बन जाएगी। जो ये 11 है ये भी 25% की वैल्यू, इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये भी टोटल इनकम बन जाएगी। यहाँ पर अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों लोगों ने सेम अमाउंट खर्च की है, दोनों लोगों ने 75% ही खर्च किया है। अगर मान लो अभी ए ने 75 खर्च किया तो नीचे 25 लिखें, अगर बी ने अभी 20% खर्च कर दिया होता तो नीचे 80 लिखते, या 80% खर्च कर दिया होता तो नीचे 20 लिखते। जितना खर्च करने के बाद बचेगा वही लिखेंगे क्योंकि ये बचत का अनुपात है। ए और बी ने दोनों लोगों ने 75% पैसा खर्च किया, तो इसका मतलब 25% बचाने की वजह से इसका 14 यूनिट है तो बटे में लिख दिया है 25 14 के नीचे और 100 से गुणा कर दिया है, तो टोटल आय बन गई है। और बी की बचत है 11 रुपये, ये 11 अनुपात कह दो यूनिट में है तो, और बटे में 25 100 से गुणा कर दोगे तो ए और बी की आय का अनुपात बन जाएगा ये 100 और ये 100, ये 25 आपस में कट जाएगा, तो अनुपात यहाँ पर देखो नहीं बदलेगा। लेकिन आपको ये तरीका पता होना चाहिए, हमेशा के लिए ऐसा नहीं होगा कि जो बचत का अनुपात है वही उनकी आय का अनुपात हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब दोनों लोग सेम अमाउंट खर्च कर रहे होंगे, दोनों लोग या तो 75% या तो दोनों 25% या तो दोनों 30%। अगर दोनों लोगों ने अलग अलग अमाउंट खर्च कर दी है, एक ने 75% और एक ने 20%, तब ये अनुपात बदल जाएगा। उस कंडीशन में आपको ऐसे ही करना होगा जैसे हमने किया हुआ है। अब दोनों लोगों की आय का अनुपात पता चल गया है और आपसे पूछा ही क्या था, पूछा क्या गया था दोनों की आय, तो पहले ए की आय निकाल दो। ए की आय बराबर कितना हो जाएगा, टोटल दोनों लोगों की जो आयु का योग है ये आपको 25,000 बताया गया था, ये लिखा है। और इसमें से ए का हिस्सा बताना है, तो ए का हिस्सा कितना 14 यूनिट, और 14 और 11 जोड़ के कितना हो जाएगा 25। 25 से काट दोगे, इसका मतलब है ए की जो क्या थी, ए का जो वेतन था वो कितना हज़ार आ जाएगा, ए का वेतन 14,000 रुपये। बी का भी वेतन पूछा गया है तो बी की भी आय निकाल दो। बी की भी आय निकालने के लिए टोटल आय कितनी लिखोगे 25,000 रुपये, और बी का हिस्सा निकालना है तो ऊपर 11 लिख लेते हैं और दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं, क्योंकि जो ये 25,000 है टोटल है, तो 25 से 25 कट जाएगा, ऊपर आ जाए कितना 1,000, गुणा कर दोगे तो 11,000 बचेगा। तो आपको दोनों लोगों के वेतन बताने थे, तो ए का वेतन कितना आया है 14,000 रुपये और बी का वेतन कितना आएगा 11,000 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए उसी तरह का लिखा है। अब की बार उन लोगों ने अलग अलग परसेंटेज में खर्च किया है, तो यहाँ पर वो बात समझ लेते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न में दोनों लोगों ने सेम परसेंटेज खर्च कर दिया था। लिखा हुआ है ए, बी और सी की मजदूरी की कुल राशि 333 रुपये है। तीनों लोगों की मिला के ना, तीनों लोगों की कुल राशि 333 रुपये है। वे अपनी मजदूरी का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 7:6:9 है तो ए की आय क्या है। ए की आय बतानी है आपको। पहले तो आप ए अनुपात बी और सी की आय का अनुपात बना देते हैं ना, किसका किसका, ए बी सी का। ए का देखो कितना है बचत का जो अनुपात, इनका बचत का हिस्सा 7 है और इनका बचत का हिस्सा 6 और इनके बचत का हिस्सा 9 है। अब आप ध्यान से देखो, ए ने 80% खर्च किया है, उसके बाद उसके जो बचत का यूनिट है वो कितना है 60 है। तो अगर 80% खर्च किया तो कितना परसेंट बचाया 100%, 20% बचाया है। 80 से घटा दो ये वाला 100। अगर ए ने 80% खर्च किया है तो बचाया होगा 20%, और 20% की वैल्यू कितनी 7 बराबर है। तो 100% की वैल्यू बताना, तो 100 से गुणा कर दोगे तो इसकी टोटल आय पता चल जाएगी। बी ने उसी जगह 85 खर्च किया तो इनका बचेगा कितना 15% बचेगा, और इनको गुणा काहे से कर लूँ 100 से कर लूँ, सही है। इन्होंने 75% खर्च कर दिया तो इनका बचेगा 25%, इसको भी काहे से गुणा कर लो 100 से गुणा कर लो। अब इनका अनुपात बना लोगे तो ये इनकी आय का अनुपात हो जाएगा, बचत के अनुपात से आय का अनुपात बना लिया। ये 100 तीनों में कॉमन दिख रहा है तो ऐसे काट दो, 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 तेई 15 और 5 पच्चे 25, और 3 से काट दो, 3 दूनी कितना 6, यहाँ 2/1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 7/4 बचा है और यहाँ पे 2/1 बचा है और यहाँ पे 9/5 बचा है। बटे में बचा है, एलसीएम लेके गुणा कर देते जिससे कि बटे से हट जाए ना,
बताया था ना, अनुपात बताने के लिए अगर बटे में रहे तो क्या करना है, गुणा करना पड़ेगा एलसीएम से, और उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 और 4 और 1 का 20 हो जाएगा ना। तो 5 चौको 20, एक एलसीएम वो संख्या होती है जो 5, 4 और 1 के पहाड़े में आ जाए, तो 20 ही एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में आ जाएगी। 4 से काटोगे 4 पंचे 20, तो हो जाए कितना, 5 सते 35, और इसको कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और इनका कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 9 चौको 36। यानी इनकी जो आय का अनुपात फाइनली बनेगा वो कितना बन जाएगा, 35:40:36 बन जाएगा। ये इनकी आय का अनुपात बन गया है, और इनकी आय का योग 333 पता है, और तुमको किसका हिस्सा बताना है, एक का हिस्सा बताना, आसानी से निकाल दो। एक का हिस्सा बताना है आय में, तो 333 रुपये ये टोटल अमाउंट है, और इन सबको जोड़ दोगे, इन सबको जोड़ोगे कितना, 6, 5, 11 कि एक कैरी बचेगा 1, और 4, 4, 8, 8, 3, 11, 111 के बराबर ये हो जाएगा। और बताना है एक का हिस्सा, तो एक का अनुपात कितना है, 35 है, 111 से काटोगे 3 बार में चला जाएगा, 5 से 15 की 5, कैरी आ जाएगा 1, 3 3 9, 1 10। इसका मतलब है एक का हिस्सा आपको कितना निकाल के दे देंगे, एक का हिस्सा आएगा 105 रुपये। अगर बी का हिस्सा पूछते तो 35 की जगह पे 40 लिख लेते, अगर सी का हिस्सा पूछते तो 36 लिख देते। किसी का भी हिस्सा पूछे आप 3 से गुणा करवा दो, क्योंकि 3 तो 33, 111 से भाग करें तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 बन रही है। 35 का 3 से गुणा करोगे ए का हिस्सा निकाल आएगा, 40 को 3 से गुणा करोगे बी का हिस्सा निकाल आएगा, 36 को 3 से गुणा करोगे सी का हिस्सा निकाल आएगा। तो 333 में से हमने ए का हिस्सा निकाला, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि ए की आय क्या है, तो ए की आय आएगी कितनी, 105 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन है आज का 7वां नंबर। लिखा हुआ है एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया है। इन तीनों हिस्सों के वजन का अनुपात 2:3:4 है। हीरे की कीमत इनके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि इस हीरे के टूटने पर 52,000 रुपये का नुकसान हुआ हो तो हीरे की मूल कीमत कितने रुपए है, ये आपको बताना है। हुआ क्या है, पूरी कहानी समझो। एक कोई हीरा था, वो 3 टुकड़ों में टूट के गिर गया है, और तीनों टुकड़े का जो अनुपात दिया गया है वो 2:3:4 बताया गया है। मतलब एक हीरे के 3 टुकड़े टूट गए हैं, जिनमें से पहला हिस्सा 2 के बराबर, दूसरा हिस्सा 3 के बराबर, और तीसरा हिस्सा 4 के बराबर। यानी वो तीनों हिस्से 2:3:4 के अनुपात में है। इसका जो रेट है वो बताया गया है हीरे के वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब अगर 2 ग्राम का हीरा होगा तो 2 दूना 4 रुपये का मिलेगा। अगर 4 ग्राम का हीरा होगा तो 4 चौक 16 का मिलेगा। जितने ग्राम का उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती का मतलब है जितना वजन उसके वर्ग के बराबर अमाउंट देके आप उस हीरे के टुकड़े को ले सकते हो। हुआ क्या है, टूटने के बाद जब बेचा गया है तो 52,000 रुपये का नुकसान हो गया। तो बताओ अगर ना टूटा होता तो उसकी कीमत कितने रुपए थी। अभी ये इसका ये मतलब नहीं कि टूटने के बाद 5200 का बिका है। टूटने से पहले जितने का बिकना चाहिए था उससे 5200 रुपये कम का बिका है, तभी तो 52,000 रुपये कम का बिका है। इसका मतलब 52,000 का नुकसान हुआ है। नुकसान कैसे निकालोगे, देखोगे अगर मान लो ये हीरे के जो 3 टुकड़े हैं जो 2:3:4 के अनुपात में हैं, अगर इन सब को जोड़ लें तो टोटल हो जाएगा 3 2 5 4 9, तो टोटल योग 9 बन रहा है हीरे का। अगर भाई तीनों टुकड़े अलग अलग पता उनको जोड़ है तो 9 बन रहा है। इसका मतलब इस हिसाब से 9 का वर्ग कर दो। इसका मतलब है इसका जो बिक्री मूल्य होता कितना यूनिट होता, 81 यूनिट का बिकता। भाई मान लो अगर ये 2 ग्राम, ये 3 ग्राम, ये 4 ग्राम सबको जोड़ा तो 9 ग्राम का बना, यानी 9 9 81 रुपये का हीरा बिक जाना चाहिए था। ये अनुपात में है तो यूनिट में मान रखो इसको भी। अगर ये 3 टुकड़े में हो गए तो हर टुकड़ा अलग अलग बेचना पड़ेगा। पहला टुकड़ा 2 ग्राम का है तो 2 का वर्ग करो, ये 4 का बिकेगा, ये 3 का बिकेगा, और ये वाला 4 चौक 16 का बिकेगा। यदि आप इन सभी को जोड़े तो देखिए 16 4 20 और 20 और कितना हो जाएगा 9। अब 29 का बिक रहा है। पहले बिकता था कितने का, 18 का, सॉरी पहले बिकता था 81 का। पहले 81 रुपये का हीरा बिक सकता था, टूट गया, 3 टुकड़े बन गए। हमने रेट वही रखा कि जितना वजन होगा उसका वर्ग के बराबर अमाउंट दे दो और हीरा ले जाओ। तो पहले अगर ना टूटा होता तो टोटल 9 यूनिट का बन रहा था, तो 9 9 81 रुपये का हीरा बिक जाता।
इसका पहले टुकड़ा बेचा स्क्वायर करके तो 4 का बिका, दूसरा 9 का बिका और तीसरा बिका 16 का, सभी को जोड़ा तो आया 29। इसका मतलब है जो हीरा 81 रुपये का बिक सकता था, पूरा समूचा अगर हीरा होता, टूटा ना होता, तो 81 का बिकता, टूट के बिखर गया 3 टुकड़ों में और उसको बेचा तो 29 रुपये का बिका। अच्छा, ये वजन कम क्यों हुआ जानते हो? क्योंकि टूटा है तो कुछ रॉ मटेरियल के तौर पे बारीक कण निकल कर बाहर चले गए होंगे, जिससे कि उसके वजन में कमी आ गई। इस वजह से अमाउंट कम हो गई है, क्योंकि जो अमाउंट उसका मूल्य है वो कैसे निर्धारण हो रहा है? वो हो रहा है कि जितना वजन टुकड़ा होगा उसके वर्ग के बराबर की अमाउंट लेनी है ग्राहक से। तो यहाँ पे देखो कितने का फ़र्क आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 52 यूनिट का फ़र्क। 81 से आप 29 घटाओगे तो 52 आ जाएगा। इन दोनों के बीच 52 यूनिट का फ़र्क आ रहा है। जो ये 52 यूनिट का फ़र्क आ क्यों रहा है? क्योंकि हीरा टूट गया और ये जो 52 है ये कितने के बराबर है? 52,000 रुपये के बराबर। ये इत्तफाक है कि बराबर हो गया है। 52 यूनिट का डिफरेंस, इसका मतलब जो 81 यूनिट का बिकना था वो 29 यूनिट का बिक रहा, तो 52 यूनिट का नुकसान हुआ है और यहाँ पे नुकसान 52,000 है, तो 52 यूनिट की वैल्यू 52,000 के बराबर। हीरे की मूल कीमत बतानी है, अगर ना टूटा होता तो 81 यूनिट का पूरा पैसा दुकानदार को मिला होता, तो इसका मतलब इसकी मूल कीमत जानना है तो 52,000 और बटे में लिखो 52 और गुणा कर दो 81 से। 52 से 52 काट दोगे तो हो जाएगा 1000 का गुणा करवा दोगे। इसका मतलब अगर हीरे का कोई टुकड़ा ना हुआ होता, टूटा ना होता, तो हीरे की मूल कीमत कितने रुपए आ जाती? हीरा 81,000 रुपये का पूरी तरह से बिक जाता। देखिए, इससे पहले हमने आपको 2 क्लासें बता दी। आज हमने आपके सामने कुल 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो 7 क्वेश्चन अपने आप में हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है हमारी तरफ से। बाकी वो आप डिसाइड करेंगे कि हमने कैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और आपको कैसे समझा पाए हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक कंटेंट पढ़ाया जा रहा है और प्रॉपर तरीके से पहली, दूसरी और तीसरी क्लासें क्रम से चल रही हैं, तो आप वीडियो को प्रॉपर देखते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और लोगों को भी शेयर करते रहिए। ठीक है? अनुपात समानुपात की इससे आगे जो चौथी क्लास है वो आपको अगले दिन मिलेगी। फिलहाल अगर आपने इससे पहले की दूसरी और पहले नंबर की क्लास नहीं देखी हो तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। फिलहाल आज वाली क्लास के लिए इतना रखते हैं। बाकी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, वीडियो देखने के लिए भी।